से ये शो नारी शक्ति 10 से 12 और हर संडे की तरह एक और कहानी आपको सुनाऊंगी। लेकिन इस बार भी मैं नहीं सुनाऊंगी। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत सी महिलाओं को प्रेरणा दी है और जिनसे हम यंगस्टर्स को, हम सभी लड़कियों को प्रेरणा लेने की जरूरत है। मैम, आपका स्वागत मैं करती हूँ हमारे रेडियो में और मैं चाहती हूँ कि आप अपना शॉर्ट इंट्रो हमारी मेरठ की जनता को दी ताकि वो भी आपसे रूबरू हो सके। हेलो, नमस्कार साहिबा। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगी मुझे बुलाने के लिए। मेरा नाम बबीता शर्मा है। बबीता शर्मा, काउंसलर, एजुकेशन काउंसलर, और बहुत टाइम से मैं रेडियो एफएम सुनती हूँ। आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इनके यहाँ गेस्ट के तौर पर आई हूँ। हाँ जी मैम, परिचय में मैं आई एम MA B.Ed LLB एंड साइकोलॉजी में मैंने RG डिग्री कॉलेज में 4 साल एज ए साइकोलॉजी फैकल्टी काम किया है। आपका सोफिया गर्ल्स स्कूल जो मेरठ में ICSE बोर्ड का है, यहाँ पे मैंने एजुकेशन काउंसलर काम किया है 2018 से 2019। I am MA in history and I am MA in clinical psychology and B.Ed and LLB, and I have passed my UGC NET in December 23 और now I am pursuing PhD in history and hopefully पढ़ाई का ही मेरा शौक है और पढ़ना मुझे लगता है एक एनर्जी से देता है, तो मैं पढ़ती ही रहती हूँ। ये तो हो गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैम, और क्या बताएं? आपके करियर के बारे में भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, जाइएगा कहीं नहीं, सुनते रहिए नारी शक्ति। फिर से आपका मैं करती हूँ और हमारे सामने मौजूद है स्टूडियो में एक खास शख्सियत जिन्होंने अपने आप को और अपने करियर को इस तरह से ढाला है कि वाकई में उनसे प्रेरणा लेनी ही चाहिए। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपने अपनी एजुकेशन और अपने करियर की तरफ किस तरह से दिशा बढ़ाई, और उस वक्त या उस जमाने की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लड़कियों की शिक्षा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। क्या आपने अपने वक्त पर ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या कोई ऐसा दबाव फील किया था, महसूस किया था आपकी एजुकेशन को लेकर? हाँ, मतलब मैं ये तो कहूँगी कि जैसी आजकल परिस्थितियाँ हैं ऐसी हमारे टाइम में नहीं थी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। हम लोगों के टाइम में क्या था कि अगर लड़कियाँ ग्रेजुएशन करती हैं, 2 स्ट्रीम जानी जाती थी, साइंस स्ट्रीम है और आर्ट स्ट्रीम है। डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है, इसके अलावा ज़्यादा कुछ हमारे टाइम में होता नहीं था। और मेरे केस में ये हुआ कि माई फादर वॉज इन आर्मी और हमारा का रिटायरमेंट जल्दी हो जाता है, तो मैं आई वॉज ओनली 1995 जब मेरी शादी की बात चल पड़ी। BSc के एग्जाम्स बस दिए ही थे कि एकदम से जैसे रिश्ते की बात होती है, तो माय हस्बैंड इज असिस्टेंट कमिश्नर नाउ, लेकिन उस टाइम इंस्पेक्टर थे। तो जो पहला रिश्ता आया तो उसमें ही शादी की बात हो गई और 2-3 महीने के अंदर शादी हो गई। केवल BSc ही किए थे, तो जैसे कि ये था कि मन में इच्छा थी कि भाई ये करना है लाइफ में, ये करना है, लेकिन एकदम से बच्चों में, घर में ये हो गया कि भाई पहले चलो उसमें एंजॉय करने लगे। लेकिन जो एक बात है कि कहाँ से ये हुआ कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मेरी बेटी महक स्वामी इस टाइम वो टैरो रीडर है, PhD कर रही है, गवर्नमेंट जॉब में भी है। उस वक्त वो UKG में जैसे सोफिया गर्ल्स स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग में मैं उसको लेकर गई, बहुत अच्छे से तैयार होकर गई मैं जैसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि बेटी ने आके घर में बड़ी मासूमियत से पूछा मेरे से कि मम्मा आप मेरे टीचर की तरह ही दिखती हो, लेकिन आप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती हो? आपने क्यों नहीं, आप मम्मी आप सारा दिन घर में ही रहती हो और मेरी मैम जो है वो आपसे ज़्यादा अच्छी हैं। तो मुझे ये चीज़ थोड़ी सी पिंच भी नहीं करी, तो मुझे लगा कि जो महक है इसको ये चीज़ लग रही है कि भाई मेरी मम्मी को भी स्कूल वाली मैम की तरह से होना चाहिए। तो आप मानेंगे कि मैंने तब क्योंकि LLB मैंने उसके शुरुआत कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने B.Ed किया, उसके बाद भी फिर मैंने MA साइकोलॉजी की, उसके बाद भी फिर मैंने MSc की, फिर मैंने कॉम्पिटिशन्स दिए। एक बार मेरा जुडिशरी में मेंस इंटरव्यू तक मैं पहुंची हूँ। उसके बाद तो फिर पढ़ने की ऐसे लत लग गई। उसके बाद मैंने स्कूल्स में ट्राई किया, तो सोफिया में एज ए काउंसलर जॉब हो गई, RG डिग्री कॉलेज में जॉब हो गई। उसके बाद तो बल्कि हमारे घर में एक बात कही जाती है, बिटिया PhD कर रही है और मैं भी साथ में PhD में डाले हुए हूँ। तो अब हम दोनों बहुत सारी चीज़ें एक साथ करते हैं और मैं इस चीज़ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ। और मैं एक बात कहूँगी लड़कियों से कि किसी भी चीज़ की कोई एज नहीं होती है।
पास किया है वो 51 की एज में पास किया है। तो आप नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज नहीं होती है, हाँ जेआरएफ के लिए एज होती है। तो उसके लिए मैं बताती भी हूँ और मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ। और ये वाली चीज़ कहूँगी कि जो आपका शौक है ना उसको जिंदा रखिए। जैसे बच्चों को बड़ा कर लिया है, बच्चे वो अपनी लाइन में है। हमारी साइकोलॉजी में एक बात की जाती है एम्प्टी नेस्ट, वो एम्प्टी नेस्ट ना होने दें, क्योंकि बाद में फिर आपको लगेगा आफ्टर 45 आफ्टर 50 कि यू हैव नो वर्क, तो उसमें मत जाइए। डांस करना है डांस कीजिए, म्यूजिक का शौक है म्यूजिक में जाइए। इवन आप घर में ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जिसमें आप आगे जा सकती हैं। मतलब शौक को मारना नहीं है। आपने मदरहुड को एंजॉय कर लिया, लेकिन आप अपने आप को एज ए पर्सन भी अपने आप को ग्रो कीजिए। अभी शुरू में मुझसे साहिबा ने पूछा था कि क्या फ़र्क लग रहा था, तो मैं आपको एक मेन फ़र्क बताऊंगी। हमारे टाइम मेन फ़र्क था कि लड़कियां ही मानी जाती थी, उन्हें एज ए पर्सन नहीं देखा जाता था। नाउ द वुमेन आर एज ए पर्सन भी देखा जाता है, उनकी अपनी क्या इच्छा है, उनकी अपनी क्या सोच है। और शादी का उनका अपना निर्णय आजकल देखा जाता है कि वो किससे शादी करेंगी, कैसे करेंगी। हमारे टाइम में पेरेंट्स ज़्यादा देखा करते थे, वो अपना टाइम दौर था, ये अब अपना दौर है। दोनों का अपनी अपनी सुंदरता है। बिल्कुल, और मैम ने कितनी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि एक लड़की का जो करियर होता है ना, वो शुरुआती दौर में ऑफकोर्स शेप तो लेता ही है। आपको करनी है अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी मुकम्मल, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने शादी कर दी है या बच्चे हो गए हैं तो आपका करियर खत्म हो चुका है। मैम ने आपको इंस्पिरेशन दी। 50 पर उन्होंने पीएचडी करने का या नेट जेआरएफ करने का कोशिश की और मुकम्मल भी हुई, पूरी भी हुई, और अभी अपनी बेटी के साथ ही वो पीएचडी कर रही है। इससे बड़ी इंस्पिरेशन भला क्या हो सकती है। छोटा सा म्यूजिकल सा ब्रेक ले रहे हैं, जाइएगा कहीं नहीं। और खासतौर पर जो नई यंग जनरेशन है उसमें मैं भी हूँ, मैं अपने आप को भी काउंट करके कह सकती हूँ ये चीजें कि बाहर का भी करें फिर घर का भी करें, हम दोनों चीजें क्यों करें एज अ वुमेन। तो ये लड़कियों के लिए ना बड़ी हेडेक वाली चीज होती है। इस पर बहुत आर्ग्यूमेंट भी होता है, डिबेट भी होता है कि आदमी घर से बाहर कमाने जा रहा है, वो घर पर आकर आराम ही करता है, लेकिन औरत अगर घर से बाहर जाकर कमा रही है तो घर पर आकर दोबारा उसको काम ही करना पड़ता है। आप इस चीज को कैसे देखती हैं और आपने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया, घर भी और अपना करियर भी? साहिबा, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी कि मेरे जब कभी अपनी आँख बंद करती हूँ तो जो मेरे अंदर मेन थॉट आता है वो मेरे बच्चों का आता है। मैंने आपसे जिक्र किया कि मेरी सबसे बड़ी बेटी महक है जो इस टाइम गवर्नमेंट जॉब में है। मेरा बेटा है बीटेक करके अब तैयारी कर रहा है, और मेरी छोटी बेटी है डॉटर, शी इज़ इन क्लास 9th D इन सोफिया। तो मैंने जब देखा कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, तो मैंने देखा मेरे लिए प्रायोरिटी मेरे बच्चे रहे हैं शुरू से। तो एज ए मदर उनको खाना देना और उनका खाने का पूरा हाइजीन रखना, मैं ये नहीं कहती सबकी अलग अलग सोच होती है, मैं अपनी सोच बताऊंगी कि मेरे लिए खाना बहुत मेन। आज तक हमने अपने घर में कोई खाने के लिए किसी मेड को नहीं रखा है। तो मैं आज भी 4:30 पौने 5 बजे आई वेकअप, और उसके बाद सोफिया जैसे बेटी जाती है उसका टिफिन बनाना, नाश्ता बनाना। जैसे हस्बैंड ऑफिस जाते थे 9 साढ़े 9 बजे, तो उनका सब देखना। इवन मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ अभी 22 में उनकी डेथ हुई है, तो मेरी मदर इन लॉ भी सीडीए में जॉब करती थी। मुझे उनका बहुत ज़्यादा सहारा मिला, मैं उन्हें तकरीबन डेली याद करती हूँ। में मेरी मदर इन लॉ स्वर्णलता शर्मा, लीड स्वर्णलता शर्मा, सीडीए में बहुत अच्छी जॉब करती थी। उनका मुझे बहुत सहारा मिला, तो उस सहारे से भी मैं इतना पढ़ पाई, इतना कर पाई, मैं उनके सामने जॉब कर पाई। लेकिन मेरी अपनी थिंकिंग है कि हम एक अन्नपूर्णा बोला जाता है लेडीज़ को, तो हम लोगों को किचन को उसे सजा ना मानकर ना किचन को शौक माने। इसमें मैंने अपनी छोटी बहन को भी देखा जो कि इस टाइम एचओडी है वहाँ पे गाजियाबाद में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। मैंने उससे भी बहुत कुछ देखा कि वो कैसे मैनेज करती है, इवन साथ में स्कूल भी जाती है आती है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को देखा था, और फिर मैंने उन्हीं से सीखा कि जो ये हमारी जिम्मेदारी ना माने, हम इसको ना कोफ्त ना माने, हम इसको एंजॉय करके करें। कि भाई जैसे अब बेटा है कि मान लीजिए ये नाश्ता है, तो क्या आप चीला बना देंगी, क्या आप इस टाइम तहारी बना देंगी। जैसे छोटी सी बेटी है कि आप पास्ता बना देंगी। आपको जितनी आपकी क्षमता है ना आप उसे कीजिए, क्योंकि खाना एक पुरानी कहावत है कि मर्द के पेट में कैसे जाएंगे, तो बोलता है कि खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि आपको एक बॉन्डिंग भी रखनी है। और आजकल के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के लिए कहूँगी एक गुप्त सी बात है कि अगर आपको कुकिंग आती है तो आप पूरे घर पे राज कर सकती हैं। इसमें आप ना कहीं शर्म मत महसूस करना, इसमें आप कहीं अपने आप को पीछे मत महसूस करना। मैं अपने अनुभव से बताती हूँ कि मैं जब काउंसलिंग करती हूँ, मैं तो बहुत एज ए काउंसलर बहुत अच्छे से करती हूँ, और मैं घर जाती हूँ तो उसी साड़ी पे मैं एप्रन बांध के बहुत जल्दी से खाना भी बना लेती हूँ।
लगता था संडे में हमारे यहाँ जैसे हस्बैंड के दोस्त हैं, कुछ मेरी अपनी फ्रेंड्स हैं, तो मुझे जल्दी से कुछ गरम गरम नाश्ता बनाना बड़ा अच्छा लगता था। पोहे बना दिया, इडली बना दिया। तो मैंने देखा है मेरी बेटी को भी और इवन मेरे बेटे को भी, सबको किचन का बड़ा शौक है। तो किचन को मैं एक बाधा नहीं मानती, किचन को मैं एक शक्ति मानती हूँ लड़कियों के लिए, कि हमें कम से कम कुछ बनाना आता तो है, तो हम हर वक्त बाजार का नहीं खा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से किचन को अगर आप शक्ति मान के चलें, उसे बाधा ना माने, लेकिन हाँ एक सपोर्ट होना चाहिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि ये सेम क्वेश्चन मेरे से जब मैंने यूजीसी नेट पास किया था साल भर पहले, तो मुझसे सुपर टेस्ट में मेरी टीम ने पूछा था कि मैम आपने जर्नल शीट पर, जो कि लड़कियां नहीं निकाल पाती हैं, आपने कैसे नेट निकाल लिया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि लाइव क्लासेस चलती थी सुपर टेस्ट में। तो जैसे सुबह 10 बजे मैं नाश्ता बना रही थी, तो साथ में बर्तनों के स्टैंड पे मैं अपना मोबाइल रख लेती थी। तो जितनी लाइव क्लासेस चलती थी, साथ साथ मेरा बल्कि मेरी जो बेटी है महक, को आज भी बड़ा इस बात पे हैरान होती है कि साथ साथ में मेरे ABCD में मैं साथ साथ में आंसर देती थी, पूरा आंसर में, और कई बार मैं टॉप में भी आती थी, टॉप 10 में आती थी। तो एक जुनून सा था। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और बिल्कुल आप बस एक थॉट ये लेके चलना है कि आई वांट टू डू, और जब आप करेंगे ना, तो एक विवेकानंद की हमेशा मुझे एक कहावत याद रहती है कि उठो जागो और तब तक उस काम को करो जब तक वो काम खत्म ना हो जाए। मैं अपनी बेटी को, बेटे को और अपनी छोटी बेटी को भी डेली सुबह सुबह यही मैसेजेस करती रहती हूँ कि कोई रोकने वाला नहीं है। अगर आप करना चाहें, ना करो तो कुछ भी ना करो, सारा दिन आपस में निकाल सकते हो। बिल्कुल, थैंक यू मैम। छोटा सा म्यूजिकल सा ब्रेक ले रहे हैं, जाइएगा कहीं नहीं। की जब हम बात करते हैं तो हमेशा यही सोचते हैं कि एक लड़की ने पढ़ाई लिखाई कर ली और उसके बाद बस उसकी शादी कर दी जाए। मोस्टली जो पेरेंट्स हैं उनका भी यही होता है कि भाई सही से वो अपने घर ब्याह दी जाए, इससे ज्यादा बड़ा जो उनकी जिम्मेदारी है वो उतर जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स कोई भी पेरेंट्स ये नहीं चाहता कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत हो। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज आम तौर जिंदगी में देखते भी रहते हैं, आजकल देख भी रहे हैं। मैम आपका इस पर क्या थॉट है कि एक लड़की को सफल होने के लिए किन किन चरणों से गुजरना पड़ता है, और आपके लिए एक लड़की के लिए सफलता के क्या मायने हैं? साहिबा, मेरे लिए लड़कियों की सफलता के मायने ये हैं कि सबसे पहले ना आप मैंने एक कहावत पढ़ी थी कि लड़की ना बनाई जाती, जब पैदा होते हैं, जैसे कि माँ के लिए दोनों का टाइम पीरियड 9 महीने, दोनों ही एक साथ ही एक जैसे ही पलते हैं। तो हम लोग लड़की को जो सोच है ना कि हम लड़की हैं, उससे आपको बाहर आना होगा। एज ए पर्सन आपको सोचना होगा, क्योंकि अब जो टाइम है, हम 2025 में रह रहे हैं, इतनी सारी हमारे पास संभावनाएं, आप कुछ भी कर सकते हैं। एज यू थिंक एज यू आर, मैं हमेशा कहती हूँ आप कुछ भी कर सकती हैं, उड़ सकती हैं, लेकिन मेरा अपने उससे ये कहना कि पैर जमीन पर रखिए। हमें ऐसे भी नहीं उड़ना है कि हम बिल्कुल ही उड़ के हवा में कहीं दूर चले जाएं। हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, क्योंकि जैसे कि आपकी एक जिम्मेदारी पत्नी की, माँ की, बेटी की, बहन की भी रहती है, क्योंकि जो पुरुष समाज है ये हमसे ही है। हम जो रिश्तों को बांधते हैं ना, राखी का त्योहार है, वो बहन का त्योहार है। करवा चौथ है, इसे आप इस तरह से बंधन में ना माने, ये एक प्यार का सा है, क्योंकि हम अपने पति की लंबी उम्र रखते हैं। मेरा मतलब दोनों चीजों का बैलेंस बना के चलना है। आपको पैरों पर खड़ा होना है। पैरों पर खड़ा इसलिए होना है कि कल को मान लीजिए कहते हैं कि हस्बैंड की डेथ हो गई या कोई आपका आर्थिक संकट आ गया, तो आप स्वयं सिद्धा होकर कमा सकें। अपने बच्चों को आप ये ना हो कि घर में रोटी ना रहे। तो आपको पढ़कर अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसके बाद सेकंड चीज शादी का लेना है। नीरज की धड़कन 90.4 IIMT रेडियो। से पहले भी कहा था, हमारा जो टाइम था वो लड़कियों को पढ़ाकर शादी करने का था, लेकिन अब जो टाइम है वो मेरे थॉट में ये है कि पहले पैरों पर खड़ा होना है, फिर शादी करनी है। वो शादी अब आपको कैसे करनी है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड है, लेकिन पैरों पर खड़ा होना तो नंबर 1 आज की लड़की की पहली शर्त है। सेकंड, मैं अपना एक चैनल भी चलाती हूँ, मैंने मैम को बताया, काउंसलिंग विद बबीता शर्मा। उसमें मैं वीडियोस भी बनाती हूँ। उस पर मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं। नॉर्मली लड़कियों के ये कमेंट आते हैं कि मैम किचन वाली बात मैं भी पहले भी बताई थी, किचन को अपना दुश्मन न समझकर साथी समझें। तो आपकी एक बच्चों के लिए जो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है उसको नहीं छोड़ना है। हमें एक सॉफ्ट कॉर्नर भी रखना है, और हमें जो हमारे अंदर स्त्री वाली चीज है ना, उसको नहीं छोड़ना है। पुरुष के गुण लेने हैं, बाहर समाज में जाना है, काम भी करना है, लेकिन जो हमारे को देखकर एक इज्जत वाली भावना आती है ना समाज में, उसको नहीं छोड़ना है। और जैसे आजकल ये बहुत सारे ऐप हैं, कुछ नेगेटिव नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन थोड़ा सा अगर संभल कर चलें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, वो मेरी थिंकिंग में। और पहली बात मैं आपसे कह रही हूँ, पढ़िए, स्वयं सिद्धा बनिए, रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं। मेरे से भी आप बात कर सकती हैं। और टीचर का तो एक बहुत अच्छा सा, मुझे सबसे अच्छा जो लगता है टीचर, डॉक्टर, ये वाला लगता है।
आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते आप हमारी मेरठ की जनता को, खासतौर पर महिलाओं को, क्या संदेश देना चाहती हैं? महिलाओं को मैं यही संदेश दूंगी कि पिछले टाइम मेरठ में कुछ मुझे ऐसी थोड़ी नेगेटिव चीजें भी दिखी थी, वो हमारे मेरठ में दोबारा ना हो। तो उससे थोड़ा सा मन आहत हुआ था। एज ए एजुकेशन काउंसलर, एज ए साइकोलॉजिस्ट, मैं थोड़ा सा यही कहूंगी कि अपने बच्चों पर ध्यान देना है, अपने पर ध्यान देना है, अपने घर पर ध्यान देना है और स्वयं सिद्धा बनना है। रोजगार देखिए, आजकल तो बहुत सारे ऐप हैं, अपने को नंबर 1 बनाकर कि भाई हम क्या कर सकते हैं, अपनी संभावनाएं। और 40 के ऊपर वाले लेडीज को भी बोलूंगी, आपके सामने मेरा उदाहरण है, मैं आज यहाँ अपनी बेटी के साथ आई हूँ IMT रेडियो पे। तो आप जो भी करना चाहें, अगर BA हैं तो MA करने की सोचिए, MA तो आगे नेट की सोचिए, नेट है तो PhD करने की सोचिए। पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है और अपने कैरियर को किसी भी शेप में, इवन अगर आप ब्यूटी पार्लर भी चलाते हैं तो वो भी कर सकती हैं, खाली पढ़ाई में नहीं, जहाँ भी आपका मन कर सके वहां पर आप कर सकती हैं। बेसिकली आपको अपने पैरों पर खड़ा होना। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। थैंक यू।